अच्छा, एक बात सोचिए, क्या आप ऐसी किसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपके पैदा होने से भी पहले हुई हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो दिलचस्प सवाल है जो आगा शाहिद अली के इस कमाल की कविता अ लॉस्ट मेमोरी ऑफ दिल्ली के बिल्कुल सेंटर में है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पोएम की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। पोएट कहते हैं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, यह 1948 है। अब आगा शाहिद अली तो 1949 में पैदा हुए थे, तो फिर वो 1948 की बात कैसे कर रहे हैं? बस यहीं से हमें यह अंदाज़ा लग जाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां वक्त और यादें हमारे सोचे हुए नियमों के हिसाब से नहीं चलती। अब इस पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जिसने इसे लिखा है। तो चलिए पहले पोएट आगा शाहिद अली के बारे में थोड़ा जानते हैं और उस दुनिया को समझते हैं जिसने उनके शब्दों को ये शक्ल दी। तो आगा शाहिद अली एक कश्मीरी अमेरिकन पोएट थे और उनकी पहचान में ये जो छोटा सा हाइफन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़्यादातर पोएट्री में आपको निर्वासन यानी एग्जाइल का दर्द, पुरानी यादें और एक ऐसे घर के लिए तड़प मिलेगी जहां वो कभी पूरी तरह से लौट नहीं सके। और अपनी ही हिस्ट्री में एक भूत की तरह महसूस करने की यही भावना इस कविता का दिल है, जो उनकी बहुत मशहूर कलेक्शन द हाफ इंच हिमालयाज। तो ये तय करने के बाद कि वो अपने जन्म से पहले के वक्त में हैं, पोएट हमें 1948 के दिल्ली में एक भूतिया सफर पर ले जाते हैं। वो एक साए की तरह बन जाते हैं और चुपचाप उन दो लोगों की जिंदगी को देखते हैं जो एक दिन उन्हें इस दुनिया में लाएंगे। उन्हें सबसे पहले अपने पिता दिखाई देते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो उन्हें जानते हैं। वो एक नौजवान को साइकिल पर देखते हैं और फिर आती है ये हैरान कर देने वाली लाइन, मुझसे छोटा। मतलब इसी पल में दुनिया का जो नेचुरल ऑर्डर है वो उलट जाता है। बेटा अपने बाप से उम्र में बड़ा है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो वक्त और रिश्ते की हमारी पूरी समझ को हिला कर रख देता है। इसके बाद उनकी नज़र जमुना नदी के पास अपनी माँ पर पड़ती है। वो एक नई नवेली दुल्हन है और ये याद बहुत ही ज़्यादा जिंदा लगती है। वो उनकी साड़ी को जरी की आग कहते हैं, जैसे आग और सोने की कोई चमक हो। ये इतनी पावरफुल इमेज है कि वो नामुमकिन सी याद भी हमें बिल्कुल असली लगने लगती है। और यहीं पर इस याद में उनके होने की सबसे बड़ी शर्त सामने आती है। वो सिर्फ एक खामोश देखने वाले हैं, एक भूत जो बाहर से झांक रहा है। वो उन्हें पूरी डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो है ही नहीं, अदृश्य हैं। एक ऐसा साया जो एक ऐसे अतीत में भटक रहा है जिसे अभी ये भी नहीं पता कि वो कभी मौजूद भी हो। ये पोएम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल सिंबल्स यानी प्रतीकों से भरी हुई है। अली इन सिंबल्स का इस्तेमाल यादों के नाजुक और अक्सर उलझे हुए स्वभाव को दिखाने के लिए करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि अतीत जैसा था और आज वो हमारी यादों में कैसे जिंदा है, इसके बीच हमेशा एक तनाव रहता है। मिसाल के तौर पर तेल के दिए को ही लीजिए। 1948 के उस मंजर में वो दिया जल रहा है, घर में रोशनी और गर्मी फैला रहा है। ये एक ऐसे अतीत का सिंबल है जो पूरा है, जिंदा है। लेकिन स्पीकर की आज में वही दिया अटारी में टूटा हुआ पड़ा है। ये एक परफेक्ट मेटाफर है इस बात का कि कैसे यादें वक्त के साथ टूट फूट जाती हैं और बस एक बिखरा हुआ टुकड़ा बनकर रह जाती हैं। और अतीत और आज के बीच ये बढ़ती दूरी हमें कविता के सबसे इमोशनल पॉइंट पर ले आती है। वो भूत बेटा अब खुद को रोक नहीं पाता। उसके अंदर एक बेचैनी है कि वो वक्त की दीवार को तोड़ दे, उनसे जुड़े और बताए कि वो कौन है, अपने ही नामुमकिन वजूद का ऐलान कर दे। लेकिन उसकी दस्तक कोई नहीं सुनता। आज की आवाजें अतीत तक नहीं पहुंच सकती। उसकी हकीकत और उनके सच के बीच का फासला कभी ना मिटने वाला है, एक खामोश गहरी खाई। तो इन सब का मतलब क्या है? ये पोएम हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है, जैसे जन्म से पहले की याद का कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कि वक्त सीधा नहीं चलता बल्कि तरल है, और शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक एहसास ये है कि हम अपनी ही हिस्ट्री में एक भूत की तरह हैं जो हमेशा अपनी जड़ों से अलग थलग महसूस करता है। अब इस खूबसूरत और सपने जैसी दुनिया को बनाने के लिए अली कुछ बहुत ही कमाल की पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उनकी दो खास टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। पहला है पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। ये तब होता है जब कोई पोएट ऐसी बात कहता है जो सुनने में तो नामुमकिन लगती है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो उसमें एक बहुत बड़ा इमोशनल सच छिपा होता है। जैसा कि हमने देखा, ये पूरी कविता इसी एक सेंट्रल पैराडॉक्स पर टिकी है जो शुरू की लाइनों में ही आ जाता है। यही कविता का इंजन है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपने लॉजिक को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और अली के बनाए हुए वक्त और यादों की इस अनोखी दुनिया में कदम रखें।
दूसरी टेक्निक है सिनेस्थीजिया। ये हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। इसमें लेखक किसी ऐसी आवाज के बारे में बता सकता है जिसे आप देख सकते हैं, या किसी ऐसे रंग के बारे में जिसे आप सुन सकते हैं। इससे एक बहुत ही रिच मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस बनता है। अली इस टेक्निक का इस्तेमाल पोएम के आखिर में करते हैं। वो सितारों को रोशनी से नहीं बल्कि आवाज़ से डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि सितारे बज रहे हैं। इससे एक बहुत ही तेज़, नाजुक और क्रिस्टल जैसा माहौल बनता है, जैसे रात का पूरा आसमान कांच का बना हो जो कभी भी टूट सकता है। और इस तरह ये कविता हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो सिर्फ किताब के पन्नों तक नहीं रहता, कि अगर आपको अपने परिवार के अतीत में जाने का मौका मिले तो क्या आपका स्वागत होगा, या आप भी बस एक भूत बनकर रह जाएंगे, एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देते हुए जो कभी नहीं खुलेगा। इस एनालिसिस के लिए मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।